हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नई क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नसैड के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, तो उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको ये वीडियो पूरा देखने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनाल्जेसिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं, पेन को कम करती हैं। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज करते हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग जो होंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस इन्फ्लामेशन नहीं फ्रेंड्स, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। जो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहेगा उसे क्या करेंगी, ये रिड्यूस करने का काम करेंगी। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या करेंगे, ये इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को कम करने का काम करती हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन होगा उसे रिड्यूस करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर नसैड का फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और साथ में इसकी स्पेलिंग भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर नॉन लगा हुआ है, तो जो भी ड्रग्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन स्टेरॉयडल होंगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ड्रग्स हैं वो नॉन स्टेरॉयडल हैं, ठीक है, मतलब कि इन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये जो भी ड्रग्स होंगे इनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या नहीं पाई जाएगी, वो होगी स्टेरॉयडल रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर नॉन स्टेरॉयडल लिखा गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि अगर आप लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंट्रोडक्शन में नसैड आर क्लास ऑफ ड्रग्स, ठीक है, नसैड क्या है, नसैड्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया, क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, पेन, फीवर एंड ब्लड क्लॉट फार्मेशन, क्या क्या रिड्यूस करेंगे, इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर और ब्लड क्लॉट फार्मेशन को रिड्यूस करेंगे। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, दे वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्या करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, ये काम करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों को अवरुद्ध करके कार्य करते हैं। उसके बाद विच आर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड पेन। मैं आपको हिंदी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नसैड एक दवा वर्ग है जो सूजन, दर्द, बुखार और रक्त के थक्के बनने को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों को अवरुद्ध करके कार्य करते हैं, जो शरीर में सूजन और दर्द उत्पन्न करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, शरीर में सूजन और दर्द को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें जो है रिड्यूस करने का काम करेंगे क्या, हमारे नसैड। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में समझ लेना है कि आखिर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। तो देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पहले समझ लेना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनते कहाँ से हैं। तो देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन आर्किडोनिक एसिड से ये बनते हैं, ठीक है, एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन बनने में हेल्प कौन करता है, तो वो करते हैं कॉक्स एंजाइम। हमारे बॉडी में कुछ कॉक्स एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कॉक्स 1 एंजाइम, कॉक्स 2 एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने में हेल्प करते हैं। तो देखो, कॉक्स 1 एंजाइम जो है ये क्या है कि हमारी बॉडी में सामान्य कार्य फंक्शन करने के लिए
प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो COX-2 एंजाइम है ये क्या कब प्रेजेंट होता है, ये जैसे पेन हो गया, इन्फ्लामेशन में, ये तब जो है एक्टिव हो जाता है। COX-1 एंजाइम जो है वो हमारे क्या है, हमारे शरीर में सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब जैसे ये क्या क्या करता है, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक मुकोसा जो होता है, गैस्ट्रिक मुकोसा, ठीक है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं जो ये करता है, जैसे रक्त का थक्का बनने में भी ये मदद करता है और किडनी के रक्त प्रवाह को बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है COX-1। अब COX-2 मैंने बताया कि जैसे पेन हुआ तो उसमें ये एक्टिव हो जाता है और ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज कर देगा और जिससे जो है पेन होगा और इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम नसैड का यूज करेंगे तो क्या होगा, COX एंजाइम जो हमारा COX सेकेंड एंजाइम है, ठीक है, इसमें क्या होगा, COX एंजाइम को रोक देंगे, ठीक है। ये दवाएं क्या करेंगे, COX सेकेंड एंजाइम को रोक देती हैं, जिससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो नसैड कुल मिला के क्या करेंगी, COX एंजाइम जो है हमारा, ठीक है, इस एंजाइम को रोक देंगी, ठीक है। नसैड जो भी ड्रग्स हैं वो रोक देंगी, तो क्या होगा, COX एंजाइम जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है। अगर ये रोक देंगी नसैड तो COX एंजाइम काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारा है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये नहीं बनेगा, तो क्या होगा, फिर जैसे हमारा पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसमें काम करेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वर्गीकरण, इसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहला तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्रिया तंत्र के आधार पे। अब सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, ठीक है, गैर चयनात्मक COX अवरोध, दीज इनहिबिट बोथ COX-1 एंड COX-2 एंजाइम्स। क्या है कि जो भी तुम्हारे ड्रग्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, COX-1 एंजाइम और COX-2 एंजाइम दोनों को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। जो कि मैंने बता ही दिया है कि अगर COX एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। अगर COX एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो पेन जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फीवर रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर एस्पायरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्जेन, डाइक्लोफिनेक, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जो नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव हमारा COX-1 और COX-2 दोनों को अवरुद्ध करेंगे। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करने का काम करेंगे। एस्पायरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्जेन हो गया और डाइक्लोफिनेक। उसके बाद आता है सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ये, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर जो हैं वो क्या करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका हम यूज क्या है, कम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, चयनात्मक COX-2 अवरोधक। अब ये क्या करते हैं, ये केवल लिखा हुआ दीज स्पेशली इनहिबिट COX-2 रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ स्पेशली COX-2 एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगे, मतलब कि COX-2 एंजाइम को रोक देंगे। नसैड जो भी हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, नसैड ड्रग्स वो COX-2 एंजाइम को रोक देंगे, जिससे जो है क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर सेलिकोक्जिब और इटोरिकोक्जिब और रिफोकोक्जिब, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इनके क्या है कि साइड इफ़ेक्ट इनके बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा सेफ़ मानते हैं। सबसे सेफेस्ट की बात करें तो सेलेक्टिव COX-2 हो जाएगा सबसे सेफ़। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करना, तो हम दोबारा से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आप अच्छे से पूरी क्लास को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब बेस्ड ऑन इफ़ेक्ट, ठीक है, अब दवाओं जो भी प्रभाव के आधार पर जो भी हम नसैड यूज कर रहे हैं उनको किस तरीके से हमने डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला एनाल्जेसिक,
जो कि मैंने पहले ही बताया था, पेन रिलीविंग। ये क्या करेंगे, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाएं होती हैं, तो इनमें हम कौन कौन सा यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक। ये क्या करेंगे, दर्द को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, ये क्या करेंगे, सूजन को कम करने वाली। तो एंटी इन्फ्लामेटरी जितनी भी ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, सूजन को कम करेंगे, जैसे इंडोमेथैसिन और नेप्रोक्जेन, ये क्या करेंगे, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। उसके बाद आता है हमारा एंटीपायरेटिक रिड्यूसिंग फीवर। तो जो भी हमारा एंटीपायरेटिक हैं वो क्या करेंगे, ड्रग्स को, मतलब जब हम ड्रग्स देंगे तो वो क्या करेंगे, फीवर को रिड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पायरिन और आइबुप्रोफेन, ये ड्रग्स हो जाएंगे। अब हमने फ्रेंड्स ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य करने की विधि, आखिर ये काम किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं। नसैड इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स। देखो इसका पूरा नाम जो है, आप लोग कॉक्स को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम होता है। रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, कॉक्स को, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसका प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो पेन रिड्यूस हो जाएगा, आपका इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो ये काम करेगा, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखेंगे हम कॉक्स 1 इनहिबिशन, कॉक्स 1 अवरोध, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा, कैन डैमेज गैस्ट्रिक मुकोसा लीडिंग टू अल्सर। कॉक्स 1 अगर हम यूज करेंगे, कॉक्स 1 ड्रग्स, तो वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक मुकोसा को डैमेज करेंगे और अल्सर को लीड करेंगे, अल्सर भी हो जाएगा। उसके बाद अफेक्ट्स प्लेटलेट फंक्शन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या करेंगे, प्लेटलेट फंक्शन को अफेक्ट करेंगे और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देंगे। हिंदी में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस्ट्रिक मुकोसा को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो देखो कॉक्स 1 अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, कॉक्स 1, तो वो क्या करेंगे, कॉक्स 1 वो गैस्ट्रिक मुकोसा को नुकसान पहुँचाएंगे, साथ में अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। देन प्लेटलेट फंक्शन को भी प्रभावित करता है, जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। अगर प्लेटलेट फंक्शन प्रभावित होगा तो ब्लीडिंग का जो है रिस्क हो जाएगा। अब कॉक्स 2 इनहिबिशन, कॉक्स 2 इनहिबिशन का अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नसैड का यूज करेंगे जैसे। तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन विद फीवर, गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट, सूजन और दर्द को कम करता है, लेकिन गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि सूजन और दर्द को कम करेगा, साथ में गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे इसके। तो मतलब कॉक्स 2 के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और ये आपका सूजन हो गया, दर्द हो गया, इसको कम करेगा। अब हम इसका यूज देखेंगे, यूजेज, उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले पेन रिलीफ, ठीक है, नसैड का हम यूज करते हैं पेन रिलीफ में। अब किस तरीके के पेन में, जैसे हेडेक हो गया, टूथेक मतलब आपके दांतों का पेन, और मसल पेन आपके मसल का पेन, ठीक है, इनको क्या करेगा, ये रिलीफ करेगा। उसके बाद फीवर रिडक्शन, बुखार कम करना, किसमें यूज करते हैं हम लोग, फीवर रिडक्शन में। अगर किसी को बुखार है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेटरी कंडीशन, अगर किसी को सूजन है, जैसे अर्थराइटिस, गॉट, इस तरीके का है, किसी को अर्थराइटिस हो गया है, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे सूजन संबंधी बीमारियां, गठिया, अगर किसी को गठिया हो गया या फिर गाउट हो गया है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल पेन मैनेजमेंट, अगर किसी की सर्जरी हुई है, किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद उसको पेन तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये एस्पायरिन इन लो डोजेज, हृदय सुरक्षा कम करने की खुराक में एस्पायरिन, तो हृदय कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है एस्पायरिन इन लो डोज में भी इसका यूज कर सकते हैं, तो इसके ये उपयोग हो जाएंगे। अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम नसैड का यूज करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी, मतलब गैस्ट्रिक जलन होगी। पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। किडनी डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है,
इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है, और हार्ट रिस्क, आपके हार्ट को रिस्क हो सकता है विद लॉन्ग टर्म यूज। अगर ज़्यादा दिनों तक आप यूज करेंगे तो आपके हार्ट को भी रिस्क हो सकता है। उसके बाद अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये ड्रग्स किसको नहीं देना है, ठीक है, निषेध, मत प्रयोग करें। मतलब कि जैसे मान लिया आपको फीवर भी है, मान लिया अगर आपको, जैसे मान लिया आपको पेन है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आपको पेन के साथ में कोई और बीमारी है तो उसमें आपको एनाल्जेसिक यूज करना है कि नहीं करना है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया आप पैरासीटामोल ही यूज करते हैं, ठीक है। अब पैरासीटामोल आपको पता है कि फ़ीवर में यूज करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल फ़ीवर में तो यूज करेंगे, साथ में ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब फ़ीवर तो है लेकिन हम पैरासीटामोल नहीं दे सकते। मान लिया उसको कोई और भी बीमारी है, हम पैरासीटामोल देते हैं और उस पैरासीटामोल की वजह से उसकी वो और भी कंडीशन ख़राब हो जाए, तो आपको कंट्रा इंडिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कंट्रा इंडिकेशन कि कहाँ पर हमें ये यूज नहीं करना है। जैसे पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो वहाँ पर हमें नसेट का यूज नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, ये और भी बढ़ जाएगी। सीवियर किडनी और लीवर डिजीज़, अगर किसी को किडनी संबंधित प्रॉब्लम है या फिर लीवर संबंधित प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी हमें नसेट का यूज नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, प्रॉब्लम कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वहाँ पर भी हमें इसका यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन द 3rd ट्राइमेस्टर, गर्भावस्था में भी हमें इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज फॉर COX-2 इनहिबिटर्स, हृदय रोग COX-2 अवरोधकों के लिए, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी COX-2 अगर है तो वहाँ पर यूज नहीं करना है। अब प्रिकॉशन एंड रिकमेंडेशन, सावधानियाँ और सिफारिशें। तो टेक विद फूड टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक जलन कम करने के लिए भोजन के साथ लें, मतलब आप भोजन कर लेंगे उसके बाद इसका यूज करना है। उसके बाद अवॉइड लॉन्ग टर्म यूज अनलेस प्रिस्क्राइब, लंबे समय तक उपयोग से बचें जब तक डॉक्टर ना कहे। तो लंबे समय तक आपको उपयोग नहीं लेना है, जब तक अगर डॉक्टर नहीं कहता है तो बिल्कुल लंबे समय तक यूज नहीं करना। मॉनिटर किडनी एंड लीवर फंक्शन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग यूज, अगर आप लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी किडनी का और लीवर का ध्यान रखना है। उसके बाद यूज लोवेस्ट इफेक्टिव डोज फॉर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, फिर क्या करना, न्यूनतम प्रभावी खुराक को सबसे कम अवधि के लिए उपयोग करें। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रिकॉशन। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, जो मैंने पढ़ाया है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरीके के नोट्स चाहिए उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस तरीके के नोट्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने देखा नसेट के बारे में। तो नसेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और इसका फुल फॉर्म भी हमेशा रिपीट होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।